हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी सुपर टेट हिंदी प्रश्न उत्तर, ठीक है, हिंदी के प्रश्न पत्र हैं ये 2019 में जो आपका यूपी सुपर टेट हुआ था, एक 18 में हुआ था, एक 19 में। तो हम लोग 19 में जो हिंदी में प्रश्न आए थे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ये देखेंगे कि हिंदी में किस तरह से प्रश्न आते हैं, और आने वाले समय में जो दिसंबर में शायद वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की, तो उसमें किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में टोटल 20 प्रश्न आते हैं सुपर टेट में। 20 में से मैंने 18 प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। 18 इसलिए हैं क्योंकि 2 प्रश्न गद्यांश से हैं, और गद्यांश हम अलग से बताएंगे किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय तो नाम सुना होगा लेकिन कृदंत नहीं सुना होगा, है ना, कि कृदंत क्या होता है। तो आइए थोड़ा प्रत्यय की डिटेल में हम जानकारी देते हैं आप लोगों को, और इसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कृदंत होता क्या है, ठीक है। देखिए प्रत्यय देखते हैं पहले, प्रत्यय क्या होते हैं। देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय शब्द को पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्यय है क्या चीज़। अगर प्रत्यय का हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा प्रति प्लस अय। क्या होगा, प्रति प्लस अय। और इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ क्या होगा, प्रति का मतलब हुआ पीछे, क्या होगा, पीछे, और अय का मतलब आना, अर्थात पीछे आना, है ना। किसी शब्द के पीछे ही तो आके जुड़ते हैं। तो ये आपका हो गया कि प्रत्यय का संधि विच्छेद पूछ ले तो बता लो कि प्रति प्लस अय, और इसका अर्थ पूछे तो पीछे आना। ये संधि विच्छेद तो मैंने कर दी। अगर आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी है तो आप लोग बताएंगे इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रत्यय की जानकारी आपकी। प्रत्यय एक विकारी शब्द होता है, इसमें विकार होते हैं, ठीक है, बदल सकते हो, कुछ भी जोड़ के लगा सकते हो। अब अगर आप लोगों से पूछा क्या गया है कृदंत प्रत्यय, तो ये प्रत्यय का प्रकार है, ठीक। तो प्रत्यय आप लोगों को बता दें कि ये 2 प्रकार का होता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 तद्धित प्रत्यय, और नंबर 2 कृत या कृदंत प्रत्यय। तो आप लोगों को जानकारी मिली कि प्रत्यय कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक कृत या कृदंत प्रत्यय, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन्हें जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ें उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा आपका होगा कृत या कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ। तो क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कृदंत प्रत्यय। तो आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के साथ जुड़े। अगर आपसे पूछता तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित में क्या क्या सही होता, संज्ञा के साथ जुड़ता है, सर्वनाम के साथ जुड़ता है, और इसमें विशेषण नहीं है, इसलिए विशेषण नहीं बताएंगे, ठीक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। जो व्याकरण जानता है, क्या, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं, ये याद करने की चीज़ें हैं, आप लोग इसको याद करिएगा। जो समझाने के मिलेंगे हम ज़रूर समझाएंगे उनको।
प्रश्न नंबर 3 देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? ये याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है यूपी टेट में। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे देखते हैं, ये आप लोग याद करिएगा, ठीक है, याद करने की चीज़ें हैं ये। आगे देखिए, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? त्वा। तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजारोपण काल कहा है। ये प्रश्न आया था, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, आप लोग समझिए, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम बताना है, तत्सम और तद्भव। तत्सम जो होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, आसान भाषा में समझा दें, तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है आँख, 5, गांव, और ये लिखा है आपका ग्रह। ग्रह मीन्स होता है घर, ठीक है। संस्कृत में ग्रह बोलते हैं और हिंदी में घर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, देखिए ये कोटेशन पूछी गई थी आप लोगों से, आप लोग इसको रटिए, समझिए, जैसे याद हो याद करिए। बीती विभावरी जागरी, क्या है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा पनघट उषा नगरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। जब आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आप लोग पहचान पाओगे, समझ पाओगे कि अलंकार होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये सब समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबर्ण सरस सुव्रत भूषण बिना न बिरजाई कविता बिनता मित्र, ठीक है। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी केशवदास जी की हैं। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, और अलंकार तो समझना है तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। जब पढ़ाएंगे इसी चैनल में तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, पूरी डिटेल में जानकारी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? कह रहा है कौन सा सरस्वती का पर्याय नहीं है। देखिएगा, एक ऑप्शन शायद छूट गया है टाइप करने में, एक ऑप्शन था इसमें जाह्नवी। क्या लिखा है? ये जाह्नवी लिखा है। तो देखिएगा सरस्वती के कौन कौन हैं पर्याय। तो वीणा पाणी जानते हो आप लोग, भारती इन्हीं को कहते हैं, वाग्देवी कहते हैं, और ये जाह्नवी ये आपका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए डी नंबर इस पेज में आ गया, आप लोग इसको सही कर लेंगे, जाह्नवी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन इसके कौन कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, क्या किसी से संबंध बता रहे हैं? नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। अनिश्चयवाचक, नहीं, अनिश्चयवाचक कुछ, क्या ये सब अनिश्चित होते हैं, कुछ, कितना वगैरह, है ना। और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो बचा क्या? डी नंबर। तो कौन सा सही हो गया? पुरुषवाचक। जब ये संज्ञा सर्वनाम पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का,
समझिए इसको, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? क्या बताना है? महाप्राण बताना है। एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। देखिए इसे भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। पहले आप लोग समझिए कि अल्प प्राण क्या होता है। एक तो ये महाप्राण है और एक अल्प प्राण होता है। तो पहले अल्प प्राण को समझ लेते हैं, ठीक है। अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा। वर्ग का मतलब वही का, खा, गा, गा, अंगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक लाइन में पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक, अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। समझ गए? अल्प प्राण कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का होगा, अंतःस्थ व्यंजन होंगे और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगर पूछ ले अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, तो टोटल अल्प प्राण की संख्या 30 होती है। कितनी? 30। तो हम समझ गए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। अंतःस्थ किसे कहते हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी महाप्राण की। तो महाप्राण किसे कहते हैं? इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। कौन कौन से? दूसरा और चौथा, ये आपका महाप्राण होता है। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी आपके महाप्राण होते हैं। अच्छा, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो तीनों सा, जो दंत सा, मूर्धन, तालव्य, ये सा और हा, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। जब आप लोगों को हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो उसमें सारी डिटेल बता देंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका ग्रामर से न छूटे, ठीक है। जो हिंदी व्याकरण आपसे पूछी जाए वो बिल्कुल भी न छूटे। तो हमने क्या देखा? अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। और पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जहाँ होगा वो अल्प प्राण होगा। तो पहला वर्ण इसमें है का, अल्प प्राण हो गया। और इसमें देखिए तीसरा वर्ण ये मिल गया गा, ये भी अल्प प्राण हो गया। तो अब बचा कौन हमारा? बी नंबर, यानी कि इसका सही कौन सा हो जाएगा? बी। खा, छा, ठा, था, फा, ये हमारे महाप्राण व्यंजन हैं। कौन से? महाप्राण। आप लोग देख लेना, वर्णमाला जो है ये दूसरे स्थान पर आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये भी दूसरे पर, ये भी दूसरे पर, ठीक। इस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण आप लोग समझिए इनको कि क्या होते हैं। अगर हिंदी अच्छे से सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोग अच्छे से उसको समझ करके पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ठीक है, ये लाइन दी गई हैं, इसमें बताना है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो हमने बताया जब आप अलंकार पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, अलंकार छांट पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हम इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा योजक है? योजक चिन्ह बताना है। ठीक है, चिन्हों को भी आप लोग पढ़िए, हम पढ़ा देंगे इसको भी। ठीक, ये किस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये तो पूर्ण विराम हो गया, ये कामा हो गया, ये इन्वर्टेड कामा, तो बचा क्या? डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
देखिए 16 नंबर है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। ये पूछा गया बुद्धिमान शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय। अव्यय तो हो नहीं सकता, ठीक है। अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं छोटे छोटे, ठीक, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। सर्वनाम क्या किसी के नाम के स्थान पर आया है, नहीं। संज्ञा क्या संज्ञा है किसी का नाम वगैरह है, नहीं। तो बचा क्या, विशेषण, ठीक। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, विशेषण। बाकी ये तुम्हारे सब गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बताना है, कवि का स्त्रीलिंग, यानी कि कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री, ठीक है। ये आप लोग याद करिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कवयित्री होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं बड़ा बड़ा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री, यानी कि या में भी मात्रा लगेगी आपकी, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द ये बनेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी कि हिंदी का जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। संस्कृत, फारसी, हिंदी और अरबी। तो ये इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, इसलिए सीधा आंसर देखिए। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, इसको आप रटिएगा। ये हर एग्ज़ाम में आता है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ ये ज़रूर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल रट डालिएगा कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस तरह से ये आपका सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन थे, जो कि हमने आप लोगों को समझाए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।